Welcome dear students. Today we are going to revise unit number 12 and the name of our chapter is Organic Chemistry, some basic principles and techniques. So students, सबसे पहले एक बात सुनेंगे आप ध्यान से कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली जितने भी कंपाउंड स्टडी करते हैं सभी में कार्बन ही मिलता है, ठीक है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली स्टडी करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब देखिए कार्बन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, क्योंकि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, वी आर हैविंग 118 एलिमेंट टोटल इन आवर पीरियोडिक टेबल, पर सभी एलिमेंट में से ओनली हमारे पास कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कैटिनेशन की पावर होती है। कैटिनेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अपने ही जैसे सेम एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड की लंबी चेन बनाना क्या कहलाता है? कैटिनेशन कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब एक बार आप और सुनेंगे कि जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड स्टडी करते हैं वहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम भी मिल जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर एटम भी मिलते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद स्टडी करेंगे जर्नल इंट्रोडक्शन की। स्टूडेंट्स देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम सभी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप सभी को पता है कि हम सब की बॉडी के अंदर क्या मिलता है? डीएनए मिलता है और क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर डीएनए और प्रोटीन मिलते हैं ये भी कैसे कंपाउंड है? ये कैसे कंपाउंड है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड है? ऑर्गेनिक। इसके अलावा हम डेली लाइफ में जो मटीरियल यूज़ करते हैं जैसे कि क्लॉथ्स हम यूज़ करते हैं, हम फ्यूल यूज़ करते हैं, हम पॉलीमर भी यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, ये सारी भी कैसे कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा स्टडी करते हैं और डीपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। शुरुआत में देखिए जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी स्टार्टिंग जस्ट बिगिन किया था उस टाइम पर ये बोला जाता था कि वो सारे कंपाउंड जो आपको लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके अलावा जितने भी कंपाउंड जो आपको नॉन लिविंग सराउंडिंग से मिलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए इसमें चेंज कब आया? हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था वोहलर। 1828 में वो लैब में कुछ काम कर रहे थे, तो जब वो लैब में कुछ काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया? सडनली एक नया केमिकल बना दिया। उन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनेट एक कंपाउंड को हीट किया। जब अमोनियम साइनेट को हीट किया गया तो क्या बन गया? यूरिया। क्या बन गया बच्चों? यूरिया। और यूरिया इस स्टडी से पहले, इस डिस्कवरी से पहले ये माना जाता था कि यूरिया तो क्या होता है? देखिए यूरिया एक तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो यूरिन में मिलता है, ठीक है। तो पहले ये माना जाता है कि क्योंकि यूरिया जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं इसलिए उन्हें क्या बोला जाता था? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता था। पर यहाँ पर क्या चेंज आया कि वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने यूरिया जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते थे उसे लैब में ही सिंथेसाइज्ड कर दिया था। तो अब हमारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वोहलर ने बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको लिविंग चीजों से ही मिले, उनको आप लैब में भी सिंथेसाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पॉइंट का मेनली ध्यान रखेंगे कि वोहलर ने किस कंपाउंड से फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, उसका नाम क्या है? अमोनियम साइनेट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। इसका मतलब है कि कार्बन मोस्टली एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? तो बताया गया है बच्चों कि एक सिंगल कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसका आंसर आपको मिलेगा कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई? 4। और आपको पता है कि जितनी भी वैलेंसी होती है किसी एटम की मोस्ट प्रोबेबली वो उतने ही बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसलिए कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट बात की गई है हाइब्रिडाइजेशन की, sp3, sp2 और sp। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बच्चों? sp। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ऐसे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर की तरफ देखकर पता कर सकते हैं कि उसमें किस तरह के एटम प्रेजेंट है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड प्रेजेंट है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्रेजेंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स एक बात तो आपको पहले से ही पता है कि जो sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन है इन सभी में आपके पास s का और p ऑर्बिटल का जो रेशो है, जो परसेंटेज है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है।
अब देखिए जैसे अगर बात करें sp हाइब्रिडाइजेशन की तो sp में s करेक्टर कितना होगा 50% और p करेक्टर भी कितना होगा 50% होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.